उसके शरीर पर घाव के निशान उसके साथ किए गए दुष्कर्म, संघर्ष और बलात्कार के स्पष्ट संकेत दे रहे थे। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। गला दबाकर मारा गया। लेकिन आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के पास ये प्रोटेस्ट कुछ ही देर बाद एक भयानक रूप लेता है और जिनके साथ ये घटना होती है उनके फैमिली मेंबर सालों साल कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। कैंडल थमा दी जाती है और हमें कहा जाता है कि शांतिपूर्ण ढंग से इस कैंडल प्रोटेस्ट को करने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे देश की बहन बेटियों का आंचल खींचा जाता है और हम मोमबत्तियां लेकर जुलूस निकालते हैं। हमें लगता है कि मोमबत्तियां देखकर, ये जुलूस देखकर ये शैतान अपनी शैतानियत छोड़ देंगे। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। मोमबत्तियां मर्दांगी पर लालत है कि मर्द वो है जो लंका जला के आया था। 8 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जो पूरे भारत में विमेंस की सेफ्टी को लेकर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। अब इस वीडियो में मैं उस ट्रेनी डॉक्टर का नाम नहीं ले सकता क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसे रूल्स और रेगुलेशन है जिसमें मैं रेपिस्ट का नाम ले सकता हूँ, उसका फोटो दिखा सकता हूँ, लेकिन जिसके साथ ये घटना हुई है या जिसका रेप या जिसका मर्डर हुआ है मैं लीगली उसका नाम नहीं ले सकता, उसके फोटोज़ नहीं दिखा सकता। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलती है। उसके शरीर पर घाव के निशान उसके साथ किए गए दुष्कर्म, संघर्ष और बलात्कार के स्पष्ट संकेत दे रहे थे। महिला डॉक्टर जो कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी, एक ऐसी महिला डॉक्टर जो मेडिकल सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए सबसे पहले नीट क्लियर करती है, फिर एमबीबीएस करती है और फिर नीट पीजी क्लियर करके एक जूनियर रेसिडेंट के रूप में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी संभालती है। इन ट्रेनी डॉक्टर्स को 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, यहाँ तक कि 72 घंटे तक की ड्यूटी देनी पड़ती है। इतना डिफिकल्ट काम होने के बावजूद भी ये डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के लिए दिन रात हॉस्पिटल में ड्यूटी देते हैं ताकि उनकी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। कुछ ऐसे ही कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर भी थी जो अपनी 36 घंटे की ड्यूटी पूरी कर रही थी। 8 अगस्त की रात को 11 बजे वो आखिरी बार अपनी माँ के साथ कॉल पर बात करती है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में मेडिकल राउंड पर चली जाती है। रात को करीब 2 बजे ये ट्रेनी डॉक्टर अपने डॉक्टर साथियों के साथ खाना खाती है, जिसमें एक इंटर्न, एक हाउस स्टाफर और 2 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर्स थी। जिसके बाद ये ट्रेनी डॉक्टर रात को 2 बजे सेमिनार हॉल में सो जाती है। एक डॉक्टर जिसके लिए उसका हॉस्पिटल यानी कि उसका वर्क प्लेस से सुरक्षित होता है, कुछ ऐसा ही इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ भी था। वे खुद को सुरक्षित महसूस करके रात को 2 बजे इस सेमिनार हॉल में सो जाती है। लेकिन शायद वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि देर रात 3 बजे उसके साथ एक ऐसी घटना घटेगी जो उसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देगी। देर रात को इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक ऐसी दरिंदगी और हैवानियत होती है जिसे सुनने से भी हमारी रूह कांप जाए। 9 अगस्त की सुबह 7:30 बजे ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है उसी सेमिनार हॉल में से, जिसकी कंडीशन इतनी खराब होती है कि आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। सुबह करीब 11 बजे हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उस ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और बताते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ही ख़राब है, आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना होगा। लेकिन कुछ देर बाद हॉस्पिटल से एक और कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। आप सोचिए कि जिस कंडीशन में उस ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी वहाँ पाई गई, इसके बावजूद भी इस पूरे मामले को इस हद तक दबाने की कोशिश की गई कि इस रेप मर्डर केस को सुसाइड करार दे दिया गया। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें 3 घंटे तक वेट करना पड़ता है। अपनी बच्ची की डेड बॉडी तक को देखने की परमिशन नहीं होती है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ।
हमको नहीं दिखाया गया। कोलकाता की पुलिस और वहां के प्रशासन पर जब इस बात का प्रेशर हुआ तो उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया और एक ब्लूटूथ डिवाइस जो कि श्रेणी डॉक्टर की डेड बॉडी के पास से मिलता है, उससे एक आरोपी को पकड़ा जाता है। अब ये बात हजम नहीं होती कि इस अकेले आदमी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई है उसके अकॉर्डिंग इस मर्डर या रेप केस में एक से ज्यादा लोग मौजूद थे। अब इस केस में पुलिस संजय रॉय को गिरफ्तार करती है। संजय रॉय सीसीटीवी फुटेज में रात को सेमिनार हॉल के आसपास मंडराते हुए पाया गया और इसी सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय फ्राइडे के अर्ली मॉर्निंग को हॉस्पिटल के बाहर जाते हुए भी पाया गया। पुलिस ने उन सारे संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान पुलिस ने इन सभी लोगों के मोबाइल फोन्स को जमा कर लिया। संजय रॉय के फोन को जब कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी के पास मिला ब्लूटूथ डिवाइस उसके फोन से कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है। संजय रॉय कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर था। इसी वजह से कई लोगों का कहना था कि कोलकाता पुलिस इस पूरे मामले को कवर अप करने की कोशिश कर रही है। सिविक वॉलंटियर दरअसल पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होते हैं जो कि ट्रैफिक कंट्रोल, मॉल और स्टेशन के सेफ्टी में इन कामों में इनकी मदद करते हैं। अब इस संजय रॉय की मेंटेलिटी कुछ इस कदर की थी कि इस व्यक्ति को अपने इस गुनाह का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। जब इसका फोन चेक किया जाता है तो सारा पोर्नोग्राफी का कंटेंट मिलता है। ये व्यक्ति अब तक 4 शादियां कर चुका है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से इसकी शादियां टूट जाती है। 13 मई 2023 को संजय रॉय की पत्नी पुलिस में एक कंप्लेंट फाइल करती है क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और जिसके बावजूद भी संजय रॉय उसके साथ हिंसक व्यवहार करता था। इसमें सोचने वाली बात तो यह है कि इतने सारे केसेस होने के बाद भी पुलिस ने इस व्यक्ति पर कोई एक्शन नहीं लिया। संजय रॉय की सास बताती है कि वो उनकी बेटी को पीटता रहता था, उसके साथ हिंसक व्यवहार करता रहता था और अगर पुलिस ने तब भी इस व्यक्ति पर कड़ा एक्शन लिया होता तो शायद आज ये इंसिडेंट नहीं होता। शादी 2 साल हुआ था, उसमें बीमार गिरा, मारा धारा, बीमार गिरा, 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। संजय ठीक नहीं था। अब उसको आप लोग फांसी में चढ़ाइए चाहे जो चढ़ाइए, हम तो बोलेंगे देखिए गलत मेरा संग में था, गलत किया है और गलत सजा मिलना चाहिए। 1000 लड़का सही भी रहने से क्या हुआ। सोचने वाली बात तो यह है कि इतनी गंदी और भयानक मेंटेलिटी होने के बावजूद भी इस व्यक्ति को पुलिस के साथ सिविक वॉलंटियर के रूप में काम मिल जाता है और यही नहीं बल्कि हॉस्पिटल का सारा एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि हमारे देश में कानून से इन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं है, चाहे वो निर्भया का केस हो या ट्रेनी डॉक्टर का केस। इन दोनों केसेस में आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद भागने की बजाय घर जाकर आराम से सो जाता है, जैसे उसे किसी बात का डर ही नहीं हो, जैसे वो पहले ही जानता हो कि इन सब मामलों में कानून उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता या उसे कानून का कोई डर ही नहीं है। लेकिन दूसरी वजह थी ममता बनर्जी का इस केस को जज करना। ममता बनर्जी ने इस पूरे केस पर इतनी गंदी इंसेंसिटिविटी दिखाई कि लोगों का गुस्सा भड़क गया। डॉक्टर संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल है, इस पूरी घटना के होने के बाद रिजाइन करने की बजाय उनका कहना था कि उस लड़की को अकेले सेमिनार हॉल में जाने की क्या जरूरत थी। सोचने वाली बात थी कि अगर आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल की मेंटेलिटी इस तरह की होगी तो वहाँ का प्रशासन कैसा होगा। जब ये भाई साहब प्रेशर में आए तो इन्हें रिजाइन करना पड़ा, जिसके बाद ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने 8 घंटों के अंदर ही इन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जिसलिए उन्होंने कॉलेज के गेट लॉक कर दिए ताकि ये आदमी कॉलेज में इंटर ना हो सके। सरकार का इतना घटिया डिसीजन, जहाँ किसी मेडिकल हॉस्पिटल में इतनी दर्दनाक घटना होती है, वहाँ के प्रिंसिपल को रिजाइन करने के बाद आप किसी दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना देते हो। इससे एक बात तो क्लियर है कि इस आदमी के पीछे गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट है। पहले तो सिविक वॉलंटियर संजय रॉय, जिसका इतना घटिया बैकग्राउंड होने के बाद भी उसे पुलिस का सिविक वॉलंटियर बनाया जाता है, और दूसरा इस मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। क्लियर रेप मर्डर केस होने के बाद भी इस मामले को सुसाइड करार दिया जाता है और आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को 8 घंटे के अंदर ही किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जाता है। ये सारी बातें एक ही सवाल खड़ा करती है कि क्या इस पूरे मामले में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, क्या इस पूरे मामले में गवर्नमेंट के आदमी भी शामिल है। इतनी आसानी से आरोपी का ब्लूटूथ डिवाइस डेड बॉडी के पास मिलता है और उसका तुरंत गुनाह कबूल कर लेना। इतना ही नहीं बल्कि ये आरोपी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाता है। एक शक तो ये भी खड़ा होता है कि असली आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस पूरे मामले में कितने लोग शामिल हैं किसी को नहीं पता, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख कर कहती है कि 1 से ज़्यादा दरिंदों ने इस ट्रेनी डॉक्टर के आबरू को लूटा है, उसके साथ रेप किया और उसका मर्डर किया है। इस आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली बताते हैं कि डॉक्टर संदीप घोष बहुत ही करप्ट और घटिया किस्म का आदमी है। वो बताते हैं कि ये स्टूडेंट्स को फेल करता था, यही नहीं बल्कि टेंडर ऑर्डर से 20% की कमीशन भी खाता था। ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज में होने वाले हर काम में पैसे लूटता था। अख्तर अली बताते हैं कि डॉक्टर संदीप घोष अपने गेस्ट हाउस में इन स्टूडेंट्स को अल्कोहल प्रोवाइड करता था। अख्तर अली बताते हैं कि ये एक माफिया से कम नहीं है, ये एक शक्तिशाली और बहुत ही सुरक्षित आदमी है। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफ़र हो, हाउस स्टाफ शिप हो,
सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जब इतना बड़ा मैटर हुआ उसके बाद डॉक्टर को ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद ममता बनर्जी प्रेशर में आकर कहती है कि हम सब आपके साथ हैं, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मंडे के दिन ममता बनर्जी पुलिस को एक झूठी धमकी देती है, जिसमें वो कहती है कि अगर ये केस आपने 7 दिनों के अंदर सॉल्व नहीं किया तो मैं ये केस सीबीआई को सौंप दूंगी। लेकिन ममता बनर्जी की ये जो धमकी थी उस पर हाईकोर्ट ने आकर पानी फेर दिया, क्योंकि कोई भी 7 दिनों तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। हाईकोर्ट ने सबसे पहले डॉक्टर संदीप को फटकार लगाई कि इस केस को लेकर आपका जो नजरिया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके तुरंत 8 घंटों के बाद आप दूसरे किसी कॉलेज में ट्रांसफर लेते हो। हाईकोर्ट ने संदीप घोष को अपनी ड्यूटी से रिलीफ दे दिया और कोलकाता हाईकोर्ट ने तुरंत इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। अब इस पूरे केस में कोलकाता पुलिस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। इस पूरे केस को सीबीआई हैंडल करेगी। आखिर इस केस को सीबीआई को सौंपने के पीछे कई वजह थी, जैसे कि इस केस को स्टार्टिंग से सुसाइड बताया गया, पेरेंट्स से 3 घंटों तक अपनी बेटी की डेड बॉडी को छुपाया गया। अब सेमिनार रूम जहां इस ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ उसके पास ही कई रूम्स रेनोवेट हो रहे थे। 14 अगस्त को इस पूरे मामले को लेकर वहां के डॉक्टर्स और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि एक शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। लेकिन आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के पास ये प्रोटेस्ट कुछ ही देर बाद एक भयानक रूप लेता है। 12 बजने के बाद आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के पास वायलेंस देखने को मिलता है। कई अननोन लोग इस प्रोटेस्ट पर हमला कर देते, जिसके बाद डॉक्टर्स और पुलिस को अपनी जान बचाकर भागने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। जिसके बाद ये अननोन लोग मेडिकल हॉस्पिटल में घुसकर वहां तोड़फोड़ करने लगते। आखिर मंडे को इस केस को सीबीआई को सौंपा गया, जिसके बाद 14 अगस्त की रात को यहाँ तोड़फोड़ की जाती है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि शायद ये तोड़फोड़ सबूत मिटाने के लिए की जा रही हो। इस पर ममता बनर्जी अनाउंस करती है कि वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगी। उनका कहना है कि रेपिस्ट को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है कि आपकी स्टेट में ऐसी वारदात हो रही है और उस कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के बजाय आप उसे दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर देते हो। हमारे देश में रेप, मर्डर और ये जो वुमेन्स के साथ गलत काम हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा कानून स्ट्रिक्ट नहीं है ना? गलत। हमें लगता है कि बस फांसी पर चढ़ा दो या इनका इनकाउंटर कर दो, लेकिन इन सब चीज़ों में हम एक चीज़ की तरफ फोकस ही नहीं करते। आपको लगता है कि रेपिस्ट को पता नहीं है कि इसके बाद उसे सज़ा मिलेगी, फांसी होगी या उसका इनकाउंटर भी हो सकता है, लेकिन रेपिस्ट को ये पता होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग इस घटना को अंजाम देते। क्यों? क्या उन्हें पता नहीं कि इसके बाद उन्हें क्या सज़ा मिलेगी? बिल्कुल पता है, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि केस जाएगा ही नहीं उधर तक। रेप केसेस में जो कन्विक्शन रेट है, यानी कि गुनाह सिद्ध होने की दर, वो 27% है, यानी कि 73% केसेस में गुनाह सिद्ध ही नहीं होता। जाहिर सी बात है, जब तक कोई आरोपी सिद्ध नहीं होगा तब तक ना ही उसे फांसी हो सकती है और ना ही उसका इनकाउंटर किया जा सकता है। इसका मतलब लॉ चाहे कितना भी कठोर हो, जब तक उस व्यक्ति का गुनाह सिद्ध नहीं होगा उससे सज़ा होना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ लाने के पहले हमें बेहतर कानून व्यवस्था और फास्टर कोर्ट इस बात पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के न्यायालय में आज भी ऐसे कई केसेस हैं जिनमें आरोपी का आरोप ही सिद्ध नहीं हुआ है, जिस वजह से उसे सज़ा होना पॉसिबल ही नहीं है। और जिनके साथ ये घटना होती है उनके फैमिली मेंबर सालों साल कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि एक कठोर फांसी की सज़ा होने के बाद भी सालों साल लग जाते हैं एक आरोपी का आरोप सिद्ध होने में। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने ऐसा कहा कि एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाने के बजाय हमें कानून व्यवस्था और कोर्ट के जजमेंट को फास्टर और निष्पक्ष बनाने की ज़रूरत है। सबसे मेन रीज़न है कि आज भी हमारी सोसाइटी में वुमेन्स के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। ये सब रेप, मर्डर, वुमेन्स पर गलत कमेंट पास करना, ये सब दिखाता है कि हमें हमारी सोच बदलनी होगी, तभी इन सब चीज़ों पर ब्रेकर लगेगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं इन स्कैंडल प्रोटेस्ट को देखता हूँ कि हमें बड़े सफाई से कैंडल थमा दी जाती है और हमें कहा जाता है कि शांतिपूर्ण ढंग से स्कैंडल प्रोटेस्ट को करने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि हम उस धरती, उस देश में रहते हैं जहाँ एक मर्द, एक महापुरुष ऐसा भी था, जब एक स्त्री के आंचल पर किसी ने हाथ डाला तो उसने दुनिया का सबसे बड़ा अग्निकांड करके दिखाया। हमारे हाथ में बड़ी सफाई से मोमबत्तियां थमाकर हमें शांतिपूर्ण ढंग से इस प्रोटेस्ट को करने के लिए कहा जाता है। हमारे देश की बहन बेटियों का आंचल खींचा जाता है और हम मोमबत्तियां लेकर जुलूस निकालते हैं। हमें लगता है कि मोमबत्तियां देखकर, ये जुलूस देखकर ये शैतान अपनी शैतानियत छोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपने अतीत से सीखने की जरूरत है। मुझे इस पर किसी कवि की बड़ी सुंदर पंक्तियां याद आती है। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। मोमबत्तियां मर्दांगी पर लालत है कि मर्द वो है जो लंका जला के आया था।
दोस्तों शायद हम ये भूल गए कि हम उस धरती से हैं जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर महाराणा प्रताप, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी और महापुरुषों ने इस धरती को अपने खून से सींचा है। मुझे अफसोस है कि आज हमारे समाज में वो क्या कारण है जिससे इतनी सारी हिंसा और गंदी सोच को प्रमोट किया जा रहा है। मुझे इस बात से भी अफसोस है कि आज हमारे समाज में इतने कठोर कानून होने के बावजूद भी हमारे देश की बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर आपको इस वीडियो को देखकर 1% भी ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।